नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज़ पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिन पर है आप सभी की नजर, क्योंकि न्यूज़ पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि करेंगे खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु और ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज़ पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो टॉप लाइन्स के जरिए आपको बता दें कि सबसे पहले बात करेंगे हम उड़ान भरने को तैयार नोएडा। जी हां, नोएडा किस तरह से उड़ान भरेगा और क्यों आज मील का पत्थर साबित होने वाला है नोएडा, आपको बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में। इसके अलावा अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि ममता पर शाह की चार्जशीट। जी हां, क्या है ये चार्जशीट और किस तरह से ममता बनर्जी को किस तरह से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे यहाँ पर चुनावी अमित शाह, ये भी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। और रुक करेंगे अगली खबर का और आपको बताएंगे कि एक्शन में बालेन और गिरफ्तार हो चुके हैं ओली। जी हाँ, अब नेपाल में किस तरह से सियासी घटनाक्रम चल रहा है वो भी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। तो आइए न्यूज़ पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जेवर रचेगा नया इतिहास। जी हाँ, क्योंकि खत्म होने को है लंबा इंतजार और अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का नया रनवे भी है जो व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तो सालों पहले देखा गया था सपना आज पूरा होने जा रहा है, जो उभरा है भारत का जेवर बनकर। आखिर कैसे इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है यूपी, जानते हैं प्रमुख तथ्यों के माध्यम से। तो आपको बता दें कि इतिहास रचने को तैयार है यूपी। जी हां, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन और अब से थोड़ी ही देर बाद ये उद्घाटन होगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा और यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित होने वाला है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये राज्य बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, कृषि की बात की जाए, उद्योग की बात की जाए और लॉजिस्टिक्स, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर इसका व्यापक और सकारात्मक असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ग्राफिक के जरिए भी समझे कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश नया इतिहास रचता हुआ नजर आने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है और यात्रियों की अगर हम बात करें और साथ ही साथ माल ढुलाई की भी बात करें तो कुशल कनेक्टिविटी प्रदान करता हुआ नजर आएगा। रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों को इसके माध्यम से विकसित किया गया है। जी हाँ, तो कई मायनों में बेहद ही खास है आज का दिन, उत्तर प्रदेश का दिन, और दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के लोगों को इसका सीधा सीधा फायदा होता हुआ नजर भी आने वाला है। तो कुछ ही घंटों का इंतजार है और इसके बाद एक नई उड़ान के तौर पर हमें देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या है खास, क्योंकि सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से ये एक है। जी हाँ, पहला चरण पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया है और इसमें जन भागीदारी का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। लगभग 11,200 करोड़ रुपए का इसमें निवेश है। जी हाँ, और प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करें तो यात्री संचालन क्षमता कितनी होगी, 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष इसके तहत यात्रा कर सकेंगे। पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष, एक बड़ा आंकड़ा है 7 करोड़ यात्रियों का, जो कि हर साल इसके माध्यम से उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 3,900 मीटर लंबा ये रनवे है और बड़े आकार के विमानों के संचालन में ये पूरी तरह से सक्षम है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी अपने आप में खरा उतरता हुआ ये नजर आएगा। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से ये पूरी तरह से लैस है। जी हाँ, और मौसम का खास तौर पर ख्याल, क्योंकि हर मौसम में दिन रात जो संचालन है वो कुशल तरीके से किया जाएगा। हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली को भी शामिल किया गया है। मल्टी मॉडल कार्गो हब, जो कि इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन के साथ पूरी तरह से तैयार किया गया है। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही खास है, ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के लिहाज से भी बहुत ही खास है, क्योंकि आज एक नया अध्याय लिखने जा रहा है उत्तर प्रदेश। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश और उसी के तहत आज एक नई उड़ान, बड़ी उड़ान भरता हुआ उत्तर प्रदेश भी नजर आएगा और इसके माध्यम से देश के जो तमाम यात्री हैं जो हवाई सफर करते हैं उन्हें भी बड़ा लाभ मिलने वाला है।
अगर रोजगार की हम बात करें तो बड़े क्षेत्र, बड़े रोजगार के द्वार खुलते हुए भी इसके माध्यम से नजर आएंगे। मल्टी मॉडल कार्गो हब बन रहा है और इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन के रूप में इसे तैयार किया गया है। कुल मिलाकर के अगर हम विकसित भारत 2047 के सपने की बात करें तो उन सपनों को एक नई उड़ान देता हुआ आज का दिन नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में इस टर्मिनल का, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में मील का पत्थर है। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हवाई अड्डे को एक सुदृढ़ तौर पर विकसित किया गया है और कैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरा उतारा जा सकता है, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यवसाय को भी इससे सीधा सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम तरह के द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। रोजगार की गारंटी भी इसके माध्यम से प्रदान हो रही है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खास है। तस्वीरें भी साफ तौर पर उत्साहित कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे और आज नया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। जी हां, एनसीआर की ये एक नई उड़ान है। एक नई उड़ान के माध्यम से देश के जो हवाई सफर करने वाले यात्री हैं उनको एक बड़ी सौगात आज के दिन मिलने जा रही है। और ऐसा ही नहीं, ये पहला चरण होगा, इसके बाद इसके अगले चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये देश को एक नई सौगात देता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश का दिन आज कई मायनों में बेहद ही खास है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, जब व्यवसायिक क्षेत्र की बात करते हैं और तमाम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, तो ये वो तमाम ऐसे क्षेत्र है जहां पर चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसी क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखता हुआ उत्तर प्रदेश आज नजर आने वाला है। तो ये हुई आज के दिन की बड़ी खबर की बात और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। जी हाँ, अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, लोकतंत्र में जनता ही होती है सर्वोपरि, जो 5 सालों तक सत्ता का बहीखाता तैयार करती है और फिर मतदान की ताकत से करती है फैसला कि आखिर कौन होगा उनकी पसंद का अगला। जनता को मनाने और ममता की करतूत बताने के लिए पश्चिम बंगाल में खुल चुका है सियासी मोर्चा और इसीलिए आज का दिन है अहम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रखने वाले हैं ममता के कुशासन का कच्चा चिट्ठा। तो आइए बंगाल सरकार के घोटालों को उजागर करते हुए कुछ खास बिंदुओं पर डाल लेते हैं एक नजर और आपको बताते हैं कि सियासत किस तरह से यहाँ पर गर्मा रही है। बंगाल सरकार के घोटाले उजागर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ चुनावी हुंकार भारतीय जनता पार्टी ने भर ली है। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में और उसके साथ साथ 15 साल के कुशासन का कच्चा चिट्ठा भी खोलने जा रहे हैं गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह। अब बंगाल का जो सिंडिकेट है, तो सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का प्रहार है। 14 विभागों में ममता की नाकामी गिनाने का काम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इतना ही नहीं, ध्वस्त कानून व्यवस्था पर बीजेपी पूछेगी ममता से सवाल। जी हां, कटघरे में ममता को खड़ा किया जाएगा और इन तमाम सवालों के जवाब भी पूछे जाएंगे कि आखिर 5 सालों में सत्ता में रह करके ममता सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी ममता सरकार साफ तौर पर घिरती हुई नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी ममता को घेरने का काम करेंगी, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि किस तरह से महिलाओं से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के तमाम आरोप हैं और टीएमसी इन तमाम आरोपों में फंसती हुई नजर आ रही है। इनमें शिक्षा भर्ती में करोड़ों का महा घोटाला हुआ है। जी हां, अपात्रों को नौकरियां बांट दी गई, गरीबों के राशन पर सिंडिकेट और राज का बड़ा डाका। जी हां, संदेश खाली भी इस बार के चुनाव में काफी चर्चाओं में है, क्योंकि संदेश खाली में नारी अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ था, नारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ था। संदेश खाली जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए भी सड़कों पर उतरे थे, काफी गरमाया था ये पूरा मामला। और इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में कमर कसे हुए है। आरजीकर कांड भी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला है। वहीं ध्वस्त कानून व्यवस्था
केंद्रीय एजेंसियों पर जानलेवा हमला, ये वो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ममता और ममता की पूरी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तीखा निशाना साधते हुए नजर आ रही है। वहीं घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो भी दीदी की पोल खोलता हुआ इस बार नजर आने वाला है। घुसपैठियों को दीदी का खुला संरक्षण है और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि घुसपैठियों को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ बंगाल में लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी इस पर भी हमलावर है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बल्कि ममता का राज चल रहा है और किस तरह से भोली भाली जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह लेकर के पहुंचे चार्जशीट और ये चार्जशीट रखी जाएगी पश्चिम बंगाल की जनता के सामने। बंगाली हिंदुओं पर जमीन तंग, जी हाँ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको भी विस्तार से समझिए, क्योंकि रामनवमी का वो दिन था जिस दिन यहाँ पर हिंसा भड़की और रामनवमी हिंसा पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। बंगाल पुलिस को चुनाव आयोग के 15 निर्देश दिए गए, जिसमें जंगीपुर हिंसा पर अमित मालवीय का बड़ा वार भी होता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ रामनवमी पर जंगीपुर में झंडे फाड़ने का दावा भी किया गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है? भारतीय जनता पार्टी टीएमसी ने भड़काई सांप्रदायिक हिंसा ये कहती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित मालवीय ने कहा है कि ये जो हमला है वो पूरे सुनियोजित तरीके से किया गया, एक सुनियोजित तरीके से ये हमले हुए और कहीं ना कहीं ये जो शांति है पश्चिम बंगाल की उसको भंग करने का काम किया गया। अब भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि हिंदू बंगालियों को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है, यानी कि एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता फैलाने का काम भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग भी फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ नजर आ रहा है, सीधे तौर पर सख्त नजर आ रहा है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो आज के खास दिन की बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज चार्जशीट लेकर जनता के सामने होंगे। हाँ संध्या, देखिए बिल्कुल चुनाव सामने है, सर पर है चुनाव और उससे पहले आज एक तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो दिशा दिखाएंगे कि किस और इस चुनाव को ले जाना है। ममता सरकार की जो कुशासन की जो बातें बीजेपी करते हैं उसमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता को बार बार कहना है, याद दिलाना है, क्योंकि ये वो 14 मुद्दा है जो 14 मुद्दा ममता बनर्जी का 15 साल का शासन को दर्शाती है। ये वो 14 मुद्दा है जहां पे छात्रा, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक सबकी बातें इससे जुड़ी हुई है। आप अगर छात्रा की बातें करें, युवाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि इस 15 साल में शिक्षक घोटाला एक बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले में जो छात्राएं अपनी मेरिट के बलबूते पर स्कूलों में जाना चाहते थे वो जा नहीं पाए। आप राशन घोटाला देख लीजिए तो एकदम गरीब जो लोग हैं, जो सरकार के ऊपर निर्भरशील है, उनको राशन भी ठीक तरीके से नहीं मिला, उसमें भी घोटाला हुआ। अब छत की बात की लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उसमें भी कटमनी का खाने का आरोप सामने आया। आप 100 दिन का रोजगार देख लीजिए, उसमें भी है। आप जिन जिन बातों को रखेंगे, हर एक बात में, हर एक जो सामाजिक जो प्रकल्प होते हैं, हर एक क्षेत्र में कटमनी का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। नारी सुरक्षा के बात ले लीजिए तो आरजीकर कांड, कस्बा लॉ कॉलेज का घटना और आरजीकर कांड के जो डॉक्टर छात्री जिनकी मौत हो गई थी, उनकी मां तो इस बार उम्मीदवार भी है भाजपा के प्रतीक से, पानीहाटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और दूसरी ओर आप बेरोजगारी अगर देखेंगे तो जो उद्योगहीनता है यहाँ पे, जो उद्योगहीन बंगाल है उसकी छवि क्या है, क्यों है। और नॉर्थ बंगाल को आप देखेंगे तो नॉर्थ बंगाल कैसे वंचित है, यहाँ के जो चाय मजदूर है उनके साथ कैसे वो कैसे उपेक्षित रह जाते हैं,
कैसे उनको ठीक तरह से मजदूरी नहीं मिल रहा है, जो केंद्रीय की जो योजना है वो ठीक तरीके से उनके पास सौरभ नहीं देखिए, ये तो तमाम विषय है, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के राजनीतिक दल जो है चुनावी मैदान में है और निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो कमियां गिना रहा है। ममता सरकार में किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा वो साफ तौर पर उजागर भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब टीएमसी की अगर हम बात करें तो हिंसा का क्यों मदद ली जा रही है, क्यों हिंसा की तरफ टीएमसी शिफ्ट होती नजर आ रही है? ताजा मामला रामनवमी का है। देखिए, ताजा मामला रामनवमी का है संध्या, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 7 या 10 दिनों से लगातार टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी एक बात बोल रही है, चाहे वो उनके जो कैंडिडेट लिस्ट जब उन्होंने पब्लिश किया, फिर उनके बाद इस्तेहार जब पब्लिश किया, तब भी उन्होंने बार बार एक बात कही कि मैं अब सीएम नहीं हूं। अगर कोई घटना घटती है, अगर कहीं कोई दंगा होती है तो पूरी जिम्मेदार बीजेपी और चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा। यहां तक कि कल जो शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी, उससे पहले एक दिन पहले भी उन्होंने चुनावी प्रचार मंच से यही बात कही थी। अब इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि एक राज्य के माना कि अभी वो केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ हैं, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट के अगर चीफ है भी तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। तो ऐसे एक ओहदे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैरी करते हैं, जो ऐसे ओहदे में हैं जिनका छवि ऐसा है, वो व्यक्ति खुद कह रही है कि मैं जिम्मेदार नहीं लूंगा अगर कहीं कोई घटना घटती है। तो बाकायदा क्या वो क्या जानती है कि ऐसा घटना घटने वाली थी, इसलिए पिछले 7 या 10 दिनों से वो लगातार ये बात बोल रही थी कि अगर कोई कहीं घटना घटती है, अगर कोई कहीं दंगा होती है तो उसका जिम्मेदार बीजेपी और चुनाव आयोग को लेना होगा। बीजेपी का इसलिए कहना है कि कल जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से किया गया एक घटना है, जिसमें जानबूझकर रामनवमी के दिन को, जहां पे लाखों जो भक्त जो है वो जो रैलियां निकालते हैं, तब जानबूझकर ये घटना घटी ताकि एक सिचुएशन ऐसा हो। लेकिन चुनाव आयोग भी सतर्क था, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार काफी कड़ी तरह से हर एक घटना में कार्रवाई कर रही है, चाहे वो बसंती हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का घटना ले लीजिए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है सौरभ, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जस का तस बना हुआ है कि ममता बनर्जी के माध्यम से मंच पर जब वो आती हैं तो केंद्र की विफलताएं गिनाने का काम करती हैं, ईसीआई को निशाना साधती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या अपनी सफलता या फिर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया वो बता पाती हैं वो? बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है। अर्जुन लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का। ये खबर है नेपाल से। जी हां, नेपाल में नई सरकार गठन के बाद से ही सियासी हलचल और भी तेज हो चली है। प्रधानमंत्री बालेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के मात्र 24 घंटे के भीतर ही बड़ा और सख्त फैसला लिया और इसका परिणाम ये हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये कार्रवाई हुई है जेनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामले को लेकर। दरअसल बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला ले लिया गया और इसी के आधार पर बालेन शाह ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां, जानेंगे इस पूरी खबर को लेकर के ताजा अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर बालेन शाह के एक्शन पर। जी हां, किस तरह से बालेन शाह का एक्शन नजर आ रहा है। नेपाल के पूर्व पीएम ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्ता संभालते ही एक्शन में है बालेन शाह। और आज सुबह की बात करें तो गुड्डू भक्तपुर से गिरफ्तारी हुई है और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं नेपाल में। आज सुबह की ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर बालेन शाह ने निभाया था जेनजी से किया गया वादा। तो सितंबर 2025 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेनजी का एक बड़ा आंदोलन हुआ था और जांच रिपोर्ट के आधार पर ये अब कार्रवाई हुई है। सितंबर 2025 की वो तारीख जब हमने देखा था कि नेपाल में किस तरह से जेनजी का एक विद्रोह हुआ था, विद्रोह पनप रहा था और वहीं सत्ता बदलने की सुगबुगाहट भी तेज हुई थी। उसके बाद हाल ही में चुनाव संपन्न हुए। अब रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट लागू होते ही बालेन सरकार का ये जो एक्शन है वो साफ तौर पर नजर आया, जहां पर हिंसा और मौतों से जुड़ी हुई जांच रिपोर्ट थी। पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई जिसमें जांच रिपोर्ट सामने आई और उसको लेकर के एक्शन भी लिया गया। जी अब बालेन सरकार का ये एक बड़ा एक्शन है और हिंसा और मौत से जुड़ी हुई ये तमाम रिपोर्ट के तथ्य थे, जिसके आधार पर केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आज सुबह। अब ये गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके तमाम बिंदुओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल जांच रिपोर्ट में ओली पर तमाम तरह के आरोप थे और इन आरोपों को लेकर के गिरफ्तारी हुई और ओली के साथ साथ लेखक को भी आरोपी माना गया। जेनजी आंदोलन में जो लापरवाही सामने आई थी उसको लेकर के गिरफ्तारी हुई है। लापरवाही के तमाम आरोप लगे, जानकारी के बावजूद नहीं उठाए गए उचित कदम, ये भी आरोप लगा और सुरक्षा बलों की फायरिंग में कई युवा जो जेनजी हैं वो मारे गए। एक नई टर्म भी जेनजी सामने आई थी नेपाल में, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ था उसके बाद, और इसमें कई युवा मारे गए थे। कम से कम 19 युवाओं की इस दौरान मौत हो गई थी और कुल 77 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान। और इतना ही नहीं, सरकारी और निजी संपत्तियों को भी बड़े तौर पर नुकसान पहुंचा था। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंहदरबार में भी आगजनी की घटनाएं देखने को मिली थी। किस तरह से धू कर जल रहा था नेपाल और क्रिमिनल लापरवाही के आरोप की भी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई। और इसके साथ साथ ये देखने को मिला कि आखिर में केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी पर क्या बोले हैं ओली, ये भी आपको बताते हैं। ओली ने बताया कि ये जो कार्रवाई है ये सीधे तौर पर बदले की कार्रवाई है। पूर्व अटॉर्नी जनरल और वकीलों से ली गई है सलाह और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रेरित और पक्षपाती है ये पूरी कार्रवाई। जी हाँ, उन्होंने यूएमएल पर भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई हुई है ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए की गई है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अखिलेश, ये बताइए कि नेपाल में इस समय में जिस तरह के हालात हैं, देखिए सत्ता परिवर्तन हुआ, विश्वास मत हासिल हुआ, अब जो कार्रवाई हुई है, केपी शर्मा ओली को जो गिरफ्तार किया गया है, क्या ये जो विश्वास हासिल हुआ उस विश्वास के ही प्रतिफल के रूप में इस कार्रवाई को देखा जाए? हाँ, नहीं, देखिए एक संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया होती है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो एक आयोग बिठाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो सितंबर की घटना हुई थी, जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ था और जेनजी के प्रोटेस्ट में जो मारे गए थे लोग, 76 लोग मारे गए थे, 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, किसके की वजह से ये इतनी हिंसक घटनाएं हुई, तो ये सारी चीजों की जांच हुई और जांच में पाया गया कि केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे उस समय और रमेश लेखक जो उस समय के गृह मंत्री थे, इन दोनों को माना गया कि इन दोनों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने ढंग से पुलिस को निर्देश नहीं दिया गया किस तरीके से इस मसले को हल करना है। क्योंकि देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन होना लाजमी है, उस प्रदर्शन के साथ आप किस तरीके से निपटते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होती है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो लोकतांत्रिक प्रदर्शन होते हैं उसको लोकतांत्रिक तरीके से उसको हल किया जाए और हल उसमें प्रदर्शन होने के जो कारण थे, ऐसा नहीं था कि एक दिन में ये सारी चीजें हो गई। ओली को भी पता था कि नेपाल में जो लोगों के मन में गुस्सा पनप रहा है
केपी शर्मा ओली को जब नेपाल में कम्युनिस्टों की शासन बनी तो केपी शर्मा ओली तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, तो उन्हें सारी चीजों की जानकारी है। और इस जानकारी के बावजूद उन्होंने उन सारी चीजों को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोजा और इसकी वजह से प्रदर्शन हुई। तो निश्चित तौर पे एक कानूनी प्रक्रिया के तहत तो आयोग बिठाया गया था, एक अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे उनके नेतृत्व में बैठाया गया था, और उसकी जब रिपोर्ट आई थी उसमें इन दोनों को माना गया था जिम्मेदार। तो इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन साथ में एक बात यह है कि केपी शर्मा ओली का चूंकि किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसलिए उनको गिरफ्तारी के बाद थाने से बिल्कुल अखिलेश, हालांकि केपी शर्मा ओली की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना रख करके गिरफ्तारी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देखना होगा कि आगे अब नेपाल की सियासत किस ओर मुड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।